हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है। 9th क्लास हम लोग ज्योग्राफी देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है अफवाह तंत्र, यानी कि अफवाह तंत्र को बेसिकली हम आपका नदी तंत्र सिस्टम के रूप में हम इसको जानते हैं कि भाई जो आपका नदी तंत्र है वो क्या है। तो हम नदी तंत्र को पढ़ते हैं। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब इसमें हम समझेंगे कि जो उसका उद्गम है और गिरती कहाँ है, ठीक है, इसमें सहायक, ठीक, आकृति, ठीक, इसके साथ स्थान, ठीक, और इसमें कुछ अन्य तथ्य को पढ़ेंगे हम। इन सारी चीजों को हम लोग आपका गौर करके देखें। क्लियर है? चलिए, तो इतना पढ़ लिया, इतना हम लोग गौर कर लिया, ठीक। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं अपोहा शब्द, ठीक। तो पढ़ा रखा है, फिर भी मेरे को थोड़ा कुछ बताने की जिम्मेदारी है कि मैं आपको समझाऊं और कुछ बताऊं। क्लियर है अफवाह तंत्र के बारे में, ठीक। तो आपने इतना सब कुछ देख लिया होगा, गंगा नदी तंत्र वगैरह, द्रोणी बेसिन, ये कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कावेरी द्रोणी। द्रोणी का मतलब समझते हैं आप? तो कावेरी है, आप इसकी अगर बात करें द्रोणी, द्रोणी का मतलब होता है कहां से वो निकलती है और कहां तक वो आपका बह रही है। द्रोणी का मतलब केवल इतना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बात करेंगे पश्चिमी कावेरी, तो कावेरी बढ़ने से पहले सबसे आप पहले जितना हमने पीछे पढ़ा है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, पहले आप मेरे प्यारे बच्चों उसको पूछिए। और साथ में ये अंतर भी क्लियर कीजिए कि जो पेनिनसुला इंडिया है, जो हमारे प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं, और जो आपके हिमालयी नदी सिस्टम है, आप देखते हैं हिमालय नदी सिस्टम में 2 सिस्टम है, सिंधु और दूसरी गंगा, और तीसरी ब्रह्मपुत्र। 2 अभी आपको टोकना चाहिए था, 3 पढ़ाई होंगी आपको। पहली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी सिस्टम देखते हैं। क्लियर है? और प्रायद्वीप में हम पढ़ते हैं कि कहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब वगैरह वगैरह को हम लोग देखेंगे। तो पहले आप एक बार जो पढ़ा है उसका रिवीजन में देखिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी प्रकार का। देख लिया? अब मैं आपसे पूछूं कि गोदावरी कहां से निकलती है, तब क्या जवाब देंगे? क्लियर है? चलिए, देख लिया हमने इतना, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम कहां पहुंचे? कावेरी। तो कावेरी नदी है और पश्चिमी घाट है। तो पहली बात आपको क्लियर होना चाहिए कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में जब मैं हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल भारत को, हम लोग फिजिकल जो हम भौतिक भूगोल की आपकी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपको एक्चुअल बताया था कि भाई पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं, क्या कुछ है, ठीक है, ये हमको देखना है, ठीक। और पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तमिलनाडु के कुड्डूर के दक्षिण में। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कहां से निकल रही है, ब्रह्मगिरी श्रृंखला, और तमिलनाडु के कुड्डूर के दक्षिण के बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो गिरी कहां से? आपका कावेरी नदी ब्रह्मगिरी, ठीक। तो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली है। लंबाई कितनी है? 760, ठीक है। और प्रमुख नदी कौन सी है इसकी? अमरावती, भवानी, हेमंतवती, कादम्बनी, और इसकी द्रोणी मुख्य केरल और कर्नाटक। तो ब्रह्मगिरी कहां पड़ता है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत पड़ता है कर्नाटक में। क्लियर है? इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, देखिए, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो हमने देखा सबसे पहले कावेरी नदी, ठीक है, और उद्गम क्षेत्र, ठीक। तो उद्गम क्षेत्र हमने क्या देखा? पश्चिमी तट ब्रह्मगिरी, ठीक। तो पश्चिमी तट ब्रह्मगिरी,
गिरी पर्वत, और शॉर्ट यहाँ लिख लेंगे, ये पड़ता है कर्नाटक में। तो इतना लंबा हमको याद होना चाहिए ताकि हम टुक पॉइंट से उसको याद कर सकें। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, गिरती कहाँ है तो हमको पता होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा है कि तमिलनाडु का कुडूर, तो कुडूर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, क्लियर रहेगा। अच्छा, जो उसका प्रवाह है वो किस किस राज्य में है आप बताएंगे। तो उसका प्रवाह केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में ये आपका प्रवाहित होती है। ये तो पढ़ा है हमने, कहाँ बह रही है देखिए, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में बहती है। अमरावती, भवानी, हेमवती। तो अमरावती, तो ध्यान दीजिए, सहायक नदी या सहायक नदियां अमरावती, भवानी और एक कौन सी पड़ी, कादम्बिनी। क्या पढ़े थे, भवानी हो गया, हेमावती और काबबिनी। हेमावती और काबबिनी, कब्बिनी और हेमावती। क्लियर है। तो काबनी और 760 किलोमीटर लंबाई है। ठीक, ₹760 की। ठीक है, और ध्यान रखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम इसी नदी पर बनता है। ठीक, तो देखिए, सेकंड भारत का जल प्रपात शिव समुद्रम किस नदी पर है, कावेरी पर। अब यहां से आपको बताना है कि भारत का पहला सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है। चलिए इतना बता देता हूं, मध्य प्रदेश जबलपुर में। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्लियर है, ये बताना है। तो कहाँ बनता है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात कावेरी नदी पर है। ठीक, इस प्रपात से विद्युत बनती है। यह मैसूर, बगसोर, कोलार स्वर्ण की खान प्रदान करता है। यहीं पर आपका बहुत सारी स्वर्ण की जो खान वगैरह है वो क्षेत्र में मिलती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं जो बहती हैं, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा। इनको आप हम लोग देखेंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। तो कावेरी नदी कहाँ बह रही है, कौन कौन सा उसका द्रोणी बेसिन है, कहाँ कहाँ पर तट है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कावेरी नदी, ठीक।
देख लीजिए आप एक बार। चलिए, हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर 71% जल से ढका हुआ है, 97% जल लवणीय है, केवल 3% जल ही स्वच्छ है और सच के रूप में उपलब्ध है, और इसमें से भी 3/4 भाग हिमानी में है। समझिए क्या कह रहा है। जल की उपलब्धता बता रहा है कि भैया हमारे पास मान लीजिए 100% जल है, ठीक, और जो हमारी पृथ्वी है, ठीक, उस जल में आपका 70% तो वो जल से घिरी हुई है। कितनी है? 70%, ठीक। यानी कि जो लैंड है, धरातल है, वो कितना है? केवल 30% है। क्लियर है? और कह रहे हैं कि इस 70% में भी केवल 3% जल कैसा है? उपयोग के लायक है। सोच के देखिए, कितना है? 3% जल ही उपयोग के लायक है, ठीक। बाकी शेष 97% कैसा जल? लवणीय, जिसको हम कह सकते हैं खारा जल, और ये 3% भी को हम बोल सकते हैं मीठा जल। तो ये कितना है? 3%। अब कह रहे हैं सर ये 70 वहां कैसे बन गया? हमने इस 70 को 100 मान लिया है। कितना मान लिया? 70 को 100, ठीक है। इस आधार पर हम लोग बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस 3 में भी आपका 3/4% जो हिस्सा या भाग है, उसमें क्या है? हिमानी है, हिमनत का है, हिमानी का है, ठीक। आप सोच लीजिए ये जल की उपलब्धता हमारे पास कितनी है और किस स्थिति में बची हुई है, आप इसको देख सकते हैं। हो गया? आगे बढ़े, बात करते हैं झीलें। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं झील, इनको हम देखेंगे और इम्पोर्टेंट है। और याद करिए, 1 से 2 नंबर की मिल जाती है। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ऐसे करके लिखते जाने तक याद रहे। तो प्रमुख झीलें, और इसमें सबसे पहली आई डल झील, और आपको पता होना चाहिए कहाँ पड़ती है? कश्मीर में। कहाँ पड़ती है? कश्मीर में। तो डल झील, नाव वाले घर आपको देखने में मिलेंगे, नाव में जो घर रहते हैं वो यहीं मिलेंगे। शिकार करते हुए से आप परिचित होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटन को आकर्षित करते हैं। अन्य झील अन्य स्थानों पर भी हैं, वहां पर नौकाया, तैराकी और अन्य झील, इन सब का आप आनंद जो है देख सकते हैं, ले सकते हैं, और आपको ये सारी झीलें यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर है? ये सारी झील आप देखेंगे। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल और दूसरे अन्य पर्यटन स्थलों में झील नहीं होती, तब क्या उतना ही आकर्षक होता? कह रहे कि जितनी झील आज इम्पोर्टेंट है या आकर्षक लगती हैं, चाहे वो आपका जम्मू कश्मीर हो,
चाहे आपका नैनीताल हो या जैसे कोई और जैसा जोधपुर वगैरह है, या फिर आपका भोपाल जो आपका शहर है झीलों का, अगर वहाँ पर झीलें ना होती, क्या वो इतने आकर्षक या इतने सुंदर लगते, क्या लोग उनको देखने के लिए आते? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी अन्य स्थानों पर झील का क्या महत्व है, और पर्यटकों को आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए किन कारणों से झील महत्वपूर्ण है, और पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जल जलमग्न हो जाता है, उसे झील कहा जाता है। यानी कि झील कैसे बनती है? मान लीजिए ये हमारा कोई लैंड पार्ट है, इस लैंड पार्ट में गड्ढा पड़ गया और इस तरह से पानी भर गया, तो ये क्या बन गई? झील। बहुत बार गोलाकार हो सकती है, बहुत बार छोटे आकार की, बहुत बार बहुत बड़े रूप की हो सकती है। कैस्पियन सागर जो है वो आपकी झील है, लेकिन वो बहुत बड़ी है, सागर सी दिखाई देती है, इसलिए हमने उसका नाम रखा है कैस्पियन सी, जबकि वो है क्या? जबकि वो एक प्रकार की झील है। चलिए एक बार इसको नजर दौड़ाइए, देखिए कुछ डाउट, कोई क्वेरी है, पूछना पड़ेगा। जैसे बड़े आकार वाली झील को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सी, अभी मैं समझा रहा था ना आपको। कैस्पियन सी हो गया, डेड सी और अरल सी, ये वास्तविकता में क्या है? ये झील ही है, लेकिन है इतने बड़े मास लेवल की, ये हमको समुद्र जैसी लगती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत में बहुत सी अन्य झील हैं जो क्या है, एक दूसरे से आकार में और लक्षणों में भिन्न है। यानी कि झील ऐसा नहीं केवल एक ही झील है, और भी हैं। वो कैसी हैं? एक दूसरे से लक्षण में डिफरेंट है, वो भिन्नता है, वो उनमें अलगता आपकी पाई जाती है, वो उनमें विभिन्नता जो हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक, अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं, कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही अपना पानी होती है, जैसे अंतर्देशीय प्रभाव वाली, अर्धशुष्क वाली द्रोणी। ये झील कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानी एवं बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ झीलों का निर्माण आपका वायु, नदियां और मानवीय क्रिया के कारण हुआ है। कैसा है? इन सारी क्रिया के कारण हुआ है। एक विसर्ग नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में, अगर कोई नदी इस तरीके से बहती है, ऐसे बहती है नदी साफ के रूप में, अगर उसको काट दे तो वहां गोखुर झील का निर्माण होता है। सिपट और भावा रोधिकाएं तटीय क्षेत्र में लैगून झील का निर्माण करती हैं। कौन सी? देखिए, सिपट और बार, जैसे चिल्का, उड़ीसा, उलिकट, पेरू, अंतर्देशीय भागों में ये सारी झीलें जो है आपका पाई जाती हैं, और इनको देखते हैं। वाली झीलें बाप तो कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के सांबर झील एक इसका उदाहरण है। जल के उपयोग और नमक के निर्माण के लिए किया गया है। मीठे पानी की अधिकांश झील हिमालय क्षेत्र में है। यह मुख्यतः हिमालय नदी है। दूसरे शब्दों में ये तब तक बनती है जब हिमानियों ने कोई द्रोणी गहरी बनाई है जो हिम बाप का पिघलने पर भर गई हैं, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी बांधे हैं। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर के बुलर झील, ठीक, तो ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर में क्या है? बुलर। तो हमको दूसरी झील कौन सी मिली? बुलर झील। कहाँ पर? जम्मू व कश्मीर में हमको बुलर झील मिली। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़े।
कह रहे किधर से बनती थी? यह भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। और ध्यान रखना, बुलर झील भारत में सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी, ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें भी हैं। तो ध्यान रखिए, जो भूगर्भिक कारकों से, ठीक है, ध्यान रहेगी, किससे बनी है? भूगर्भिक कारकों से बने हैं। और ध्यान रखना, भारत की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। उसका नाम क्या है? बुलर झील। तो ध्यान देना चाहिए, उसका नाम क्या है? बुलर झील। लिखिए, नोट करिए इसको। अब इसके अतिरिक्त अब जो झील है, इनसे काम क्या होता है? कुछ तो होता ही होगा इनका, तो आपको बताना चाहिए। जल विद्युत, जल उत्पादन, नदियों पर बांध बनाए गए हैं जो आपका झीलों का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सिंह सागर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना में जो कृत्रिम झील बनी है, उस झील का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह है झील, लेकिन बड़ी बहुत है, नाम क्या रख दिया? गुरु गोविंद सिंह सागर। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना। चलिए, एटलस की सहायता से प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलों की सूची बनाओ। तो आपको एक सूची बनानी है, एक, और सूची में क्या लिखना है? भारत की प्रमुख झीलें, ये आपको बताना, ठीक, आपको लिखना है। और हो सके तो जो राज्य हैं, हर राज्य की 2-2 या 5-5 या 3-3 झीलें को जो है इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे बढ़े, इसके आगे है मानव निर्मित अत्यधिक लाभप्रद होती हैं। जो मानव झीलें हैं वो लाभदायक हैं क्योंकि उनसे बिजली बनती है, सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, कहीं हमें पानी की आपूर्ति चाहिए वहाँ हम पूर्ति करा सकते हैं, पर्यटन के लिए पूर्ति कर सकते हैं, और साथ ही में मछली पालन भी हम कर सकते हैं। नदी, झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। जो झील, जो आपका झील है, इन नदी के भाव को सुचारू बनाती है। पानी कम है तो छोड़ देंगे तो उसको वो मेंटेन करेगी, आउटफ्लो को उसके मेंटेन करती है। अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है। अत्यधिक वर्षा होगी तो बाढ़ को कंट्रोल करेगी। सूखे को क्या करती है? मौसम को, यहाँ का पानी का बहाव रोकती है, संतुलित करती है, सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं, ठीक, किया जाता है, और आपस में क्षेत्रीय जल विद्युतता को समानता बनाती है और संतुलित रखती है, और प्राकृतिक सुंदरता, पर्यटन को बढ़ावा देती है, और मनोरंजन को भी आपका बढ़ावा देती है। ये सारी चीजें करती हैं झील। तब आपको आई होप क्लियर होगा कि जो झील का इम्पोर्टेंस है वो कितना है। क्लियर है? तब आपको क्लियर हो जाएगा कि झील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। नदियों का अर्थव्यवस्था पर महत्व। नदियों का अर्थव्यवस्था पर महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियां अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाओं के लिए अनिवार्य है। यानी जो मानवीय क्रियाकलाप है दैनिक जीवन उपयोग करने के लिए इम्पोर्टेंट है। यही कारण है कि नदियों के तट पर प्राचीन काल से ही आदिवासियों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। बड़े ही
शहरों से परिचित हो चुके हैं, बड़े ही शहर हैं उनसे परिचित हो चुके हैं। राज्य के उन शहरों में एक सूची तैयार कर लीजिए जो नदी के किनारे पर स्थित है। किंतु भारत जैसे देश के लिए भी अधिकांश जीवित जनसंख्या के लिए कृषि पर निर्भर है। वह सिंचाई, नौचालन, जल विद्युत निर्माण नदी के महत्वपूर्ण में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कैसे हैं? ये अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP ठीक, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम देश की नदियों की सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1995 की गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत नदियों को जोड़ने के लिए गंगा जल का योजना का विस्तार किया गया। नदी का प्रमुख स्रोत से लेकर NCPR का उद्देश्य था कि उसको प्रदूषण मुक्त करें और उसकी गुणवत्ता में सुधार करें। यानी कि जहां से किसी नदी का उद्गम है उसके उद्गम स्थल से लेकर जहां तक वो आउटफ्लो बना रही है, यहाँ तक इसकी क्या करना, पूरी तरह से स्वच्छतापूर्ण बनाना। कैसा है? स्वच्छतापूर्ण बनाना, ये उसका प्रमुख उद्देश्य रखा है। क्लियर है? ये इतना ध्यान दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हम आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार रिवीजन कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।